नमस्कार, डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। कहते हैं समाज में बदलाव को सबसे पहले लेखक पहचानता है। समाज में ढेर सारे बदलाव हो रहे हैं। सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, युवाओं पे उसका क्या असर है, ये सारे विषय हैं आज बात करने के लिए। और हमारे पास आज मेहमान हैं नीतीश्वर कुमार। भारत सरकार में बड़े पदाधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, देश और दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पोस्टेड रहे, उत्तर प्रदेश काडर के अधिकारी हैं। इन सभी चीज़ों पे वो नज़र रखते हैं। कविताएं उनकी ख़ास पसंद है, लेखन में उनकी ख़ास दिलचस्पी है। नीतीश्वर जी, आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे और प्रशासन में अलग अलग जिम्मेदारी में आपने काम किया। वहाँ भी जहाँ जहाँ आपने काम किया वहाँ लोग आपको याद करते हैं। पौध चल रही है, उसमें आप उन अफसरों में से हैं जो साहित्य संगीत में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और न केवल लेते हैं बल्कि उसको पब्लिक में जब भी ज़रूरत पड़ती है तो एग्जिबिट करते हैं। ये हम खाली ये जानना चाहेंगे कि कैसे मतलब जो स्कूल और कॉलेज की दुनिया थी आपकी, जब आपने कदम रखा तो वो कैसी दुनिया थी? स्कूल कॉलेज में तो जाने से पहले मैं स्कूल की बात करूँगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जी। कि मेरे घर के करीब मैं छोटे शहर, एक बेतिया करके शहर है, चंपारण, गांधी जी से जुड़ा हुआ है, तो उस शहर से आता हूँ। तो मैं वहीं पढ़ता था और बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से केजी टाइप का मामला रहा हुआ। तो दो मास्टर जी लोग थे, तो उन्हीं के स्कूल में मैं जाता था। मेरे घर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर वो रहा होगा, तो मैं पढ़ने जाता था। अब किन्हीं कारणों से पता नहीं क्यों दोनों में कुछ खटपट हो गई, तो दूसरे वाले ने एक अलग स्कूल खोल ली, पहले वाले से अलग होकर। तो पहले वाला जो स्कूल था उसमें बच्चे ज़्यादा थे और बड़ा स्कूल था, चूँकि थोड़ा समय हो चुका था। दूसरे वाले जो थे उन्होंने अभी स्कूल खोला, तो मुश्किल से 5-7 बच्चे रहे होंगे। तो मुझे याद है कि मेरे माता पिताजी फिर वो मास्टर जी आए कि नीतीश्वर को हमारे स्कूल में ही रखिए। तो मेरे पिताजी और माताजी की भी शायद इच्छा थी कि इसी स्कूल में रहे, चाहे भले बच्चे कम हैं। तो मुझे याद है कि उनके पास जब उन्होंने स्कूल शुरू किया तो ये 70 के दशक की बात है। तो एक बड़ा सा वो टेबल था जो अलमारी के शेप में था, तो उसी पे हम लोग, मुझे याद है कि 6-7 बच्चे थे जो बैठ के पढ़ना शुरू किए। तो अब वो एक स्कूल का मतलब स्कूल की ऐसी बात है जो मुझे अभी याद है। और फिर वो स्कूल धीरे धीरे, चूँकि मास्टर जी अच्छे थे, तो फिर वो स्कूल बड़ा हो गया। लेकिन जब हम लोग अलग हुए तो बस 6-7 बच्चे ही थे। मैं उस समय शायद LKG या पहले क्लास में पढ़ता हूँ, ऐसे ही कुछ रहा होगा। हाँ, तो एक ये वाक़या है। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती गई, तो मैं फिर उसके बाद जब 7वीं क्लास में था, तो मैं एक अच्छा स्कूल है वहाँ जहाँ से कई अच्छे लोग निकले हैं, कई ऑफिसर्स भी निकले हैं कला के क्षेत्र में। मनोज वाजपेयी साहब वहीं से पढ़े हैं, ख्रिस्त राजा हाई स्कूल। तो मैं फिर 7वीं क्लास में वहाँ पहुँच गया। तो फिर वहाँ भी वो दुनिया अलग थी। जैसे वहाँ के कई टीचर हैं जिनके मेरे फाउंडेशन या नींव में उनका बड़ा योगदान रहा है। और शायद वो विषय फिर हमने बाद में कभी पढ़े नहीं। जैसे अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर जो है, हमारे एक फादर थे TM जोसेफ, तो वो पढ़ाते थे। तो 10वीं तक उन्होंने जो ग्रामर पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने कभी ग्रामर पढ़ा नहीं। और शायद जितनी अच्छी बुरी अंग्रेजी में लिखता हूँ या बोल पाता हूँ, तो इसमें पूरा क्रेडिट फादर। तो आप जब सर्विस में आ गए तो फिर उसके बाद मुलाकात उनसे होती रही, हुई? हाँ जी, बिल्कुल। मैं अभी भी, मेरा मतलब मैं वहीं से आता हूँ, तो घर अभी वहाँ है, तो मैं जाता हूँ तो ज़रूर उनसे मिलने जाता हूँ। और उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि अब वो पढ़ाते नहीं हैं, चूँकि बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो वो हाउस में रहते हैं, जैसे मिशनरीज़ में होता है, तो हाउस में रहते हैं। लेकिन मैं वहाँ जाता हूँ तो ज़रूर उनसे मिलने जाता हूँ। बड़ी ऐतिहासिक जगह के आप हैं। कहते हैं कि क्रिश्चियंस गए क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने तिब्बत, तो वहाँ से उनको भगा दिया।
उसके बाद वो जब वहाँ से लौटे तो उस बेतिया नरेश से उनकी मुलाकात होगी। तो जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार बिहार में हुआ है वो बेतिया के रास्ते हुआ है। हाँ, अब ये स्कूल का उस शहर के पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि कभी उन्होंने हमें कोई धर्म वर्म के बारे में शिक्षा दी हो। हाँ, कभी ऐसा नहीं था। स्कूल में बहुत बड़ा स्कूल है वो, कैंपस शायद छोटे शहरों में उतना बड़ा स्कूल और उतनी भव्य इमारत बहुत कम जगहों पे होती है। तो आप जैसे गुजरेंगे तो आपको एक आश्चर्य की और एक बड़ी उत्सुकता की फीलिंग होगी कि मैं बहुत बड़ी जगह पे आ गया। फिर वहाँ से पहुँच गया पटना कॉलेज। फिर वहाँ से मैं साइंस कॉलेज आ गया। साइंस कॉलेज आ गया। अच्छा, वो कैसा था? साइंस कॉलेज एक तरह से मेरे लिए वो समझिए कि एक इंटरमीडिएट स्टेशन टाइप था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय जाना है। ये मेरे मन में बहुत पहले से ही था कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय जाना है और मुझे ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन करना, ये भी मेरे दिमाग में क्लियर था। तो बस 11वीं 12वीं मुझे पढ़ाई करनी थी और ये भी था कि मुझे अच्छे जगह से पढ़ना है और साइंस पढ़ना है, ये भी क्लियर था। तो इसलिए मैं वहाँ गया और वहाँ से पटना, चूँकि छोटे शहर से जब मैं पटना आया था तो पटना बहुत बड़ा शहर है, तो पटना को समझते समझते 2 साल गुजर गए, तब तक मैं फिर दिल्ली आ गया। तो डी स्कूल में पढ़ाई करना फन है या पढ़ाई के इर्द गिर्द है और एक अलग दुनिया है, एक और भी अलग है उसका? एक्चुअल में डी स्कूल जाने से पहले मैं रामजस में था, तो ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स में रामजस से किया। तो जो कॉलेज होता है वो आपको बड़ी सारी स्थायी चीज़ें देता है जी। जैसे स्कूल होता है उस तरह से कॉलेज भी जो ग्रेजुएशन होता है मेरे अपने देश में, बाहरी जगहों का मुझे पता नहीं है, तो बहुत सारी स्थायी चीज़ें, स्थायी दोस्त आपको वहाँ मिलते हैं, एक दूसरे के काम आने वाले लोग मिलते हैं, एक दूसरे मिजाज के लोग मिलते हैं, आपको एकाएक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। और दिल्ली आने पे चूँकि मुझे उतनी ज़्यादा शायद वो होता है ना कि बहुत विस्मय से मैं नहीं देखता था। जैसे जब बेतिया से मैं पटना आया तो बहुत विस्मय से देखता था, अच्छा, बट जब पटना से मैं दिल्ली आया तो वो फीलिंग शायद हाँ वो मतलब हम एक्सपोजर हो चुका था। हाँ, तो वो चीज़ नहीं थी। कॉलेज में हॉस्टल जो था वो बड़ा, हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में एक माहौल बड़ा वो कहिए कि बिंदास और मस्त टाइप का होता है। तो अच्छे दोस्त मिलते हैं, बड़ी सारी आपको नई विधाएं देखने को, समझने को मिलती हैं। तो थिएटर और जो संगीत है, ये सब चीज़ें से एक्सपोजर मेरा बहुत हुआ वहाँ। हाँ, दिल्ली आने पे वो शायद मेरे शिरकत करते थे थिएटर में, कॉन्सर्ट में जाने, देखने, समझने? थिएटर मैं करता तो नहीं था, देखने बहुत जाता था। जैसे यहाँ पे, क्योंकि वो आपकी वाली वो पीढ़ी है जो ना कॉन्सर्ट वगैरह में जाने को एक दूसरी निगाह से भी देखा जाता था। कॉन्सर्ट के प्रति रेस्पेक्ट और पैशन जो ना अब ज़्यादा बढ़ा है। नहीं, मंडी हाउस के इर्द गिर्द जितने सामाजिक मान्यताओं का अभाव था। जी हाँ, जी हाँ। मंडी हाउस के आसपास जो जितने भी वो थिएटर की चीज़ें होती थी, चाहे श्री राम सेंटर हो या और दूसरे, तो उन सब में हम लोग जाते थे। बहुत सारे थिएटर देखे हैं हमने, मतलब जितने उस दौर के समानांतर सिनेमा में जितने लोग आए उसमें से काफ़ी लोगों को हमने थिएटर में देख रखा था, तब वो फिल्मों में मैंने देखा कि आए। तो उस समय यहाँ थिएटर बहुत मजबूत था, NSD के बहुत सारे लोग थे जिनको हमने थिएटर में देखा था। तो उसके बाद फिर तब डी स्कूल में हम लोग गए। तो डी स्कूल एक अलग प्लेटफॉर्म था। हाँ, एक अलग प्लेटफॉर्म था और अभी भी है। मतलब उसकी जो रिच हेरिटेज है वो बहुत मजबूत है। और डी स्कूल में अच्छी बात यह है कि वो आपको बड़े अच्छे लोगों के साथ माइंडफुल इंटरेक्शन का मौका मिलता है। तो वो ट्रिगर करता है आपको कि कुछ नया सोचें, कुछ आइडियाज़ पे ही सब कुछ होता है। तो इट ट्रिगर्स कि आप कुछ नया सोचें, कुछ नए तरीके से चीज़ों को कहें। तो अब जैसे वहाँ जो हमारे प्रोफेसर थे वो सब ज़्यादातर लोग नोबल लॉरेट थे
उनके स्टूडेंट रहे थे जो उनके अंडर में पीएचडी किए थे। तो अब ये बात सुन के ही आपको बड़ा हाँ, तो जैसे बहुत लोग थे, मृणाल दत्ता चौधरी थे, फिर अभी केएल कृष्णा है जो अभी तो जीवित है वो, बहुत मतलब एक से एक बहुत लोग थे, एल नागर साहब थे, बहुत लोग थे, और उन सब के बड़े इकोनॉमिक्स में अपने अपने क्षेत्रों में बड़े सेमिनल कंट्रीब्यूशन है। तो दी स्कूल एक अलग प्लेटफॉर्म उस समय भी था, मतलब हमारे लिए तो था ही, अभी भी है, अभी भी उसकी जो रैंकिंग है, स्टैंडर्ड है, या उसकी जो पैठ है वो अपने विषय में बहुत है, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे अच्छा करते हैं। तो आप भारत सरकार में डीएम बनना है इस हिसाब से कहें तो, ये डी स्कूल में आके आपने सोचा, उसके पहले सोच लिया था? और इकोनॉमिक्स में आप काम करते तो समय के साथ आज की तारीख में इकोनॉमिक्स वाले बड़ा पैसा कमा रहे हैं। अब अर्थशास्त्र में तो अर्थ आएगा ही। अब इस अर्थ को अगर समझ में आ जाए जल्दी तो अच्छी बात है। एक्चुअल में जब मैं छोटे शहर से आया था तो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ इतनी हमारी सोचने की या देखने की वहाँ कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती नहीं थी। तो वहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें ही समझ में आती थी, या तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, या सिविल सर्विसेज की तरफ जाइए, और तो उस समय कोई चीज़ वहाँ थी नहीं है। आजकल जो थिएटर, ड्रामा, ये सब जो चीज़ें चल रही है, या लॉ, इस तरह की चीज़ें उस समय थी नहीं। तो समय के साथ वो चीज़ें बहुत खुल गई हैं, बट उस समय ये था नहीं। तो स्कूल से कॉलेज तक तो 12वीं तक मेरे दिमाग में यही था कि सिविल सर्विसेज ही देंगे, बिकॉज इंजीनियर और डॉक्टर वाली जो फेस था, कोई दिलचस्पी नहीं थी मुझे, दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, मतलब अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं, मेरी दिलचस्पी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इंजीनियर को किसी इस हे दृष्टि से देखता था, बिकॉज आई अल्टीमेटली गॉट मैरिड टू एन इंजीनियर, शी इज ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईटी रुड़की। तो हाँ, बट वो कभी मुझे मतलब किक वाली बात मुझे नहीं, पता नहीं, हाँ, देती नहीं थी। अब वो राइट रॉन्ग तो कुछ इसमें होता नहीं है, प्रेफरेंस, इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि प्रेफरेंसेज में कुछ राइट रॉन्ग नहीं होता है। तो फिर लेकिन डी स्कूल आने के बाद वो थोड़े समय के लिए मैं शायद उस अपने लक्ष्य मेरा थोड़ा धूमिल हो गया। मुझे लगा कि शायद विदेश में अर्थशास्त्र पढ़ना वाला काम करना चाहिए। तो वो 2-3 साल मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा मुझे धुंधलापन रहा, बट बाद में फिर क्लैरिटी, हाँ, 1-2 साल बाद फिर क्लैरिटी आ गई। बट डी स्कूल में जितने दिन रहा उतने दिन तो मैंने शिद्दत से इकोनॉमिक्स पढ़ा। अच्छा, आपने उस वक़्त सर्विस में आए, उसके ठीक पहले इस देश में आर्थिक उदारीकरण शुरू हो गया था। आपने आईएमटी गाज़ियाबाद में पढ़ाया और उस वक़्त धारा के साथ एक तरह से बहने की बजाय आपने कहा नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे तो सर्विस में जाना है। जी, किन परिस्थितियों में हुआ होगा? एक्चुअल में मैंने जो कहा कि थोड़े दिनों के लिए वो लक्ष्य जो है वो मेरा जो धूमिल हो गया, तो उस दौरान मुझे लगा कि जी स्कूल से पढ़ने के बाद उस समय ये जनरली होता था कि जो अच्छे अंक लाते थे बच्चे, उनको टीचिंग जॉब कहीं ना कहीं आसपास मिल जाता था। तो आईएमटी में उन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया तो मैं आ गया पढ़ाने के लिए। बट फिर मुझे लगा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय उस समय एमफिल कर रहा था, तो मैं रहता था जुबली हॉल, एक हॉस्टल है, तो उसी में रहता था। तो फिर वहाँ से गाज़ियाबाद आना मुझे थोड़ा दूर काम लगता था, समय भी लगता था। नहीं, उस समय ज़्यादा था। अच्छा, उस समय दूर था। हाँ, तो बसें बदलनी पड़ती थी। ये जो थिएटर और संगीत साहित्य इसकी बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से यह जुड़ाव आपका नैसर्गिक है। तो मैंने एक बार अपने पिताजी से इच्छा ये व्यक्त की थी कि मुझे थोड़ा संगीत में रुचि है, तो मुझे संगीत सिखा दिया, कहीं भेज दीजिए। तो अब जैसे उस समय मध्यम वर्गीय परिवार की जो मानसिकता होती है, तो वो बड़े नाराज़ हुए कि ये संगीत गीत क्या सीखना है, पढ़ाई करो चुपचाप। हाँ, बट शायद वो मुझे उस समय लगा था कि संगीत में मेरी रुचि थी।
तो जो संगीत के प्रति एक समझ है या बारीक चीज़ें पकड़ने की बात है, वो शायद मुझे लगता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ रहा था तो इन सब स्पीक में के उस समय होता था। बहुत सारे एनुअल हमारे जो फेस्टिवल होते थे, उसके बाद यहाँ मंडी हाउस के इर्द गिर्द बहुत सारा होता था। सीरी फोर्ट में बहुत सारे, जैसे सीरी फोर्ट में एक मुझे याद है मैंने एक कार्यक्रम देखा था जिसमें जगजीत सिंह और आबिदा परवीन थे, वो जुगलबंदी हो रही थी। तो अब ये सब रेयर, हाँ ये रेयर चीज़ होती थी। फिर एक और जुगलबंदी हमने देखी थी जिसमें अल्लाह रखा खां साहब थे और जाकिर हुसैन खां साहब थे, ये दोनों साथ बजा रहे थे। तो पिता और पुत्र जो है वो साथ बजा रहे थे। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी है उस समय। पर मैं छोटे डिस्ट्रिक्ट में डीएम वगैरह की जब पोस्टिंग होती है तो कैसे वहाँ रहते होंगे, उनका मन कैसे लगता होगा? आप बाहर से पढ़ के आए, बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े, वहाँ पे इतने ज़्यादा स्कोप नहीं है न घूमने के न मिलने के, उनके अपने रेफरेंस ग्रुप के लोग भी नहीं मिलते, तो डीएम कैसे जीते होंगे इस समय? दरअसल देखिए, जो वो जिम्मेदारी है, उस पद की जो जिम्मेदारी है उस पर काम बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर उस पद पे जब पहुंचते हैं तो एक तो आपको काम करने की बड़ी जीजी विशा होती है, मतलब पैशन बहुत होता है। और द मोमेंट यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी यू स्टार्ट रनिंग। तो एक तो वो शुरुआत हो जाती है। तो फिर आपको चाहे छोटे जगह रहे या बड़ी जगह रहे, वो पैशन जो है आपको मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंगेज रखता है। तो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा समय होता नहीं है दूसरों से, और जो दूसरों से इंटरेक्शन होता है वो इन सब पब्लिक फंक्शन में होता है। जैसे आप किसी इनॉग्रेशन में गए, किसी दूसरे जगहों पर गए जहाँ की कोई अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई इनाम या पुरस्कार दिया जा रहा है, तो वहाँ पे लोगों से बातचीत होती है। हाँ, बट फिर घर आने के बाद तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास होता नहीं है। तो वो जो समस्या है वो शायद वहाँ होती नहीं है। तो साहित्य से कैसे झुकाव हुआ आपका? साहित्य से देखिए झुकाव तो शुरू से था, लेकिन कभी वो पढ़ने लिखने के दौरान शायद उतना समय मिला नहीं। बट उपन्यास आदि काफ़ी सारे मैं हिंदी के पढ़ता था। जब रामजस में ग्रेजुएशन कर रहा था तो हिंदी के काफ़ी सारे उपन्यास मैं पढ़ता था उस समय, जब फ्री टाइम मेरे पास होता था, या अर्थशास्त्र से जब मैं लगता था कि अब थोड़ा ब्रेक चाहिए तो हिंदी के उपन्यास आदि मैं पढ़ता था। तो बट हिंदी एज सच जो है मैंने कभी 10वीं के बाद तो विषय के रूप में पढ़ा नहीं। हाँ, साइंस कॉलेज में भी पढ़ा, क्योंकि 11वीं 12वीं में वहाँ हिंदी एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। हाँ, तो वो पढ़ा। फिर उसके बाद तो कोई ज़्यादा जो हमने पढ़ा था पहले उसी को हमने आगे पॉलिश किया। अभी का जो सर हिंदी साहित्य का जो समकालीन हिंदी साहित्य है, इसको कैसे देखते हैं आप? जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो समाज में जो चीज़ें होती हैं, जिस रूप में होती हैं, जिस साउंड के साथ होती हैं, जिस भाषा में होती हैं, जिस टेनर में होती हैं, वो आपको साहित्य में दिखता है। तो अब आप देखेंगे कि अच्छी, मतलब एक बात मैं बड़ी खुशी की बात है और ये बताना भी चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से हिंदी के प्रति लोगों का एक जो लगाव है या एक गौरव है। जो बहुत लोग पहले हिंदी बोलने में लोगों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। बट अब इधर हाल के पिछले 8-9 सालों में मैंने देखा है कि लोग हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कई कारण हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगा। बट 2-3 अच्छी बातें हुई हैं कि आप देखेंगे कि एक तो लिटरेचर फेस्टिवल बड़े सारे लोगों ने शुरू कर दिए हैं, छोटे छोटे शहरों में भी शुरू हो गया है। तो उससे बड़े सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और उससे ये लगता है कि उसमें लोग जो आते हैं उनका लगाव हिंदी के प्रति बहुत है। तो वो आते हैं हिंदी सुनने, समझने, कविताएं सुनने, समझने, गीत सुनने। तो ये अच्छी बात है। अब जो लोग जहाँ तक जो साहित्य की आप बात कर रहे हैं, तो मैं कोई बहुत हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि किस रूप में साहित्य आजकल पुराने समय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मैं तो एक आम आदमी की तरह चीज़ें देखता हूँ, समझता हूँ, कविता जो कुछ थोड़ी बहुत आती है वो लिखता हूँ। बट हिंदी साहित्य के लोग आप पुराने दौर में जाएंगे तो जो साहित्य में है उसके कई आयाम हैं।
और उसमें गीत है, बॉलीवुड है, आप किताबों में लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, डायलॉग्स हैं, स्क्रीन प्ले है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग अपनी यात्राओं का संस्मरण लिखते हैं, बहुत सारी विधाएं हैं। तो मुझे लगता है कि 80-90 के दौर में जो लोग साहित्य में काम करते थे उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन सिनेमा की तरफ भी होता था। बट आज के दौर में वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो लोग इधर हिंदी साहित्य की तरफ हैं वो थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन मुझे उधर दिखता नहीं है। जो लोग बिल्कुल, अब ये कारण एक मतलब शोध का विषय हो सकता है, बिकॉज एक्चुअली रिस्क लगता है उनको वहाँ पे, हो सकता है रिस्क लगता है, क्योंकि जो लोग बॉलीवुड में हैं उनको देखिए कि वो मंचों पे एक आध लोग को छोड़ के बाकी लोग नहीं आते हैं, और जो इधर हैं साहित्य में वो उधर नहीं जाते हैं। बट आप थोड़े पीछे जाएंगे 80-90 के दशक में तो बहुत लोग थे। एक नाम नहीं, मैं नीरज जी से शुरुआत करूं तो कितने लोग होंगे, शैलेंद्र थे, नीरज थे, मजरू सुल्तानपुरी थे, अनगिनत लोग थे जो इधर भी अच्छा लिखते थे, मंचों पे भी पढ़ते थे और सिनेमा में भी लिखते थे, पढ़ते थे। हाँ, तो अब ये शोध का विषय हो सकता है कि क्यों ऐसी बात है। लोग उतना वक्त नहीं देना चाहते, उससे रिस्क लगता है, और एक क्लिक भी शायद उनको एक डिस्करेज करता होगा, है, संभव है ये भी। ये तो इसमें साहित्य में बहुत मतलब बड़ी जटिल विधा में घुस गए आप कविताओं में, मतलब बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो कविता पहले समझना, मतलब आपको कविता समझने के लिए कितनी 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 ताकत लगानी पड़ती है, मतलब तो इसमें सबसे कठिन विधा का चुनाव किया आपने। कविता कई प्रकार की होती है, कविताएं कई प्रकार की होती हैं। दरअसल मुझे शुरू से ही संगीत में रुचि रही है। तो मुझे याद है कि एक हमारे सीनियर थे, वो फिजिक्स में बाद में इधर प्रोफेसर रहे यहीं दिल्ली में, HK सिंह साहब, प्रोफेसर HK सिंह साहब। तो मैं थोड़े समय उनके साथ रहा था जब साइंस कॉलेज पटना में था। तो उस समय एक एक्सप्रेस ग्रुप का एक अखबार आता था फिल्मों के बारे में। मैं ना स्क्रीन, जी हाँ, तो स्क्रीन तो वो पढ़ते थे। तो मैं जब पटना आया था बेतिया से, तो छोटे शहर में तो मेरी रुचि सिनेमा में थी, बट ये सब स्क्रीन आदि चीज़ें तो छोटे शहर में मिलता भी नहीं होगा। हाँ, मिलता भी नहीं होगा, और मुझे पता भी नहीं था कि कोई स्क्रीन नाम की चीज़ निकलती भी है। तो जब पटना आया तो मैंने देखा उनके यहाँ तो स्क्रीन लाते थे, तो मैं भी पढ़ता था वो। तो थोड़ा वो जो समझिए कि थोड़ा सा जो थियोरेटिकल पार्ट है या थोड़ा वो चीज़ें ज्ञानवर्धक चीज़ें जो है, सिनेमा तो आदमी इंटरेस्ट रखता है बट उसके पीछे भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्क्रीन में वो सब चीज़ें मुझे परिचय होने लगा। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे मेरे मन में ये भी बात आती थी कि जो इमोशंस हैं वो बहुत थोड़े हैं। मोहब्बत है, बेरुखी है, बेबसी है, हताशा है, उत्साह है, यही सब थोड़े बहुत इमोशंस है जिन पे फिल्मों में गीत लिखे जाते हैं। और इतने सारे गीत पता नहीं 50-40 के दशक से लेके अभी तक लिखे गए हैं, बट ना एक गीत दूसरे से मिलता है, ना एक संगीत दूसरे से मिलता है। तो ये मतलब ये मुझे बड़े कौतूहल का विषय होता था कि कैसे लोग लिखते हैं एक ही इमोशन पे और हर बार नई बात कहते हैं। तो जब तक मैं लिखता नहीं था तो मुझे भी बड़ा ये दुरूह काम लगता था। और अभी भी जब मतलब जब तक आप कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर देते हैं तब तक तो मुश्किल ही लगता है। मतलब क्रिएशन जो है, जब तक आप कोई चीज़ सृजन नहीं कर देते हैं उससे पहले तो मुश्किल ही लगता है। तो जैसे मैं प्रेरणा नहीं पूछूंगा, लेकिन जो कथानक है, जो विषय है आपके कविताओं में केंद्र में क्या होता है? जनरली रोमांस रहता है। रोमांस रहता है। अब रोमांस के कई आयाम, सूफिज्म भी होता है उसमें। हाँ, तो रोमांस ही रहता है, जनरली रोमांस रहता है। तो कुछ कविता की ऐसी पंक्तियाँ जो हम लोग को सुना सकते हैं? हाँ, ज़रूर सुना सकते हैं। कभी वो मतलब मैं 2-3 विधाओं में, जैसे कभी कभी गज़ल भी लिखता हूँ, कभी गीत भी लिखता हूँ, और कभी सूफ़ी बातें भी कहता हूँ। तो अच्छा, मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है जिसमें मैं कुछ पुराने गीत हैं जो आप सुनेंगे तो आपको बड़े वो ट्रिगर करते हैं।
मतलब दे ट्रिगर यू टू राइट समथिंग न्यू कनेक्टेड विद दैट, दे ट्रिगर यू टू कंपोज समथिंग। तो उस तरह की चीज़ें भी मैं सुनता हूँ, तो वैसी चीज़ें भी हमने लिखी हैं। जी जी। तो उसमें से एक आध मैं आपको सुनाता हूँ। वो सब बड़े फेमस गाने वाने हैं। अमीर खुसरो साहब की एक बड़ी फेमस पंक्तियाँ हैं, जिसको कई फिल्मों में कई लोगों ने कहा है, गुलजार साहब ने भी गुलामी में कहा है। तो वो मुझे इंस्पायर करती थी कि उसमें से खुसरो साहब की 2 लाइनें मैं इस्तेमाल करूँगा। अब मैं जब पढ़ूँगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं कौन से गीत की बात कर रहा हूँ। फिर तो उसमें कहते हैं कि न जाओ दिल को हवाएं देकर, न जाओ दिल को हवाएं देकर, घटाएं सावन बरस रही हैं। न जाओ दिल को हवाएं देकर, घटाएं सावन बरस रही हैं। जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल, बराए नैना सुना रही है। क्या बात है, क्या बात है। एक खुसरो साहब ने एक लिखा था, ये जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया। तो मैं शुरू की 2 लाइनों से इंस्पायर हुआ, फिर बाद में तो हमने अपनी बात कही है। और इसमें जब मौज आगे बढ़ती है तो कहते हैं कि बुलंदियों पे है नाम तेरा, बुलंदियों पे है नाम तेरा, तू ही है साहिब तू ही सजन है। बुलंदियों पे है नाम तेरा, तू ही है साहिब तू ही सजन है। तेरे बिना मैं हूँ अधूरा, मेरे बिना तू बिलख रही है। न जाओ दिल को हवाएं देकर, घटाएं सावन बरस रही हैं। तो इसमें फिर आगे बात बढ़ती है। वो कहते हैं कि सुनाई देती हैं तेरी यादें, सुनाई देती हैं तेरी यादें मेरे मोहब्बत के शहर में। सुनाई देती है तेरी यादें मेरे मोहब्बत के शहर में। हमारे घर तुम सुबह कर दो, हवाएं दीपक बुझा रही हैं। क्या बात है। न जाओ दिल को हवाएं देकर, घटाएं सावन बरस रही हैं। जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल, बराए नैना सुना रही है। एक वो फयाज हाशमी साहब ने लिखा था कि आज जाने की जिद ना करो। तो फिर उसके आगे मुझे ये जो शब्द है, आज जाने की जिद ना करो, ये मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। तो इसमें फिर मैंने इस लाइन को इस्तेमाल किया, विस्तार दिया उसको। हाँ, फिर आगे विस्तार किया कि नए फूलों में डूबा तेरा नाम है, नए फूलों में डूबा तेरा नाम है। मंजिलों में तराशी तू ही शाम है। नए फूलों में डूबा तेरा नाम है, मंजिलों में तराशी तू ही शाम है। सनसनाती हुई सांस तू जाम है, आज जाने की जिद ना करो, जिद ना करो। अच्छा, मोहब्बत से याद आया कि आप आगरा में जी जी कैसा कार्यकाल रहा आपका वहाँ पे? मतलब वो तो बहुत कौतूहल की जगह है, बहुत उत्साह पैदा करता है, बहुत एनर्जी है उस शहर में जी। दुनिया जहान के लोग आते हैं वहाँ देखने। हाँ। तो वो आपके मन लायक जगह थी। दरअसल आगरा में जो लोग हैं, बाहर से लोगों के आने के कारण इनकी सोच भी बहुत बड़ी है, उस शहर की सोच बहुत बड़ी है, तो वो बड़ी बड़ी बातें समझते हैं। हाँ, तो जैसे मैं वहाँ जितने दिन भी रहा, तो उसमें एक ऐसा कभी ये इंटरेक्शन में मुझे लोगों से समझ में आया, जो टूरिज़्म के लोग हैं वहाँ, जो टूरिज़्म के काम धाम से जुड़े हैं, कि उन्होंने एक बार ऐसे बताया मुझे कि जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं दिल्ली से, फिर सुबह चलेंगे दिल्ली से और घूम घाम के शाम तक या तो आगे फिर जयपुर चले जाएंगे या फिर वापस दिल्ली चले जाते हैं, तो रात में यहाँ रुकते नहीं हैं। तो होटल और बाकी जो व्यापार से जुड़े हुए लोग थे, उनका कहना था कि अगर वो यहाँ रुके तो शायद यहाँ कुछ और गतिविधियाँ बढ़ेंगी, एक्टिविटीज़ टूरिज़्म की बढ़ेंगी और हमारा भी व्यापार होगा, हाँ, शहर का भी भला होगा। तो ये बात मुझे मतलब मेरे उसमें संज्ञान में लाया गया। हाँ, संज्ञान में आई और वो मुझे मेरे दिमाग में बैठ गई कि इसका कुछ समाधान करना चाहिए। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि इसका क्या कारण क्या है, तो बोले कि ताजमहल जो जैसे पहले रात में खुलता था, अब नाइट व्यूइंग उसकी बंद हो गई है, तो अगर वो नाइट व्यूइंग शुरू हो जाए तो शायद फिर ताजमहल को रात में देखने का जो कौतूहल है वो लोगों को रोकेगा शहर में। तो मैंने पता किया तो पता चला कि कभी किसी कारणवश प्रशासनिक कारणों से
लगभग 16-17 साल पहले, ये मैं बात आपको 2003-4 की बता रहा हूँ, कि कोई ऐसी इनपुट आई थी जिसके आधार पे सुरक्षा कारणों से रात में व्यूइंग जो है वो बंद कर दी गई थी। हाँ, तो फिर मैंने पता किया तो पता चला कि ये प्रकरण जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मतलब वहाँ है और वहीं जाके अपनी बात कहनी होगी अगर इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है। तो वो फिर मुझे थोड़ा उसमें दिखा कि इसमें अवसर भी है, हालांकि वो मुश्किल काम था। आगरा से फिर यहाँ दिल्ली आना, उस समय जो पुरानी सड़क थी वो जीटी रोड वही थी, एक्सप्रेसवे तो नहीं था। फिर पता किया हम लोगों ने तो चीज़ें वो धीरे धीरे हम लोगों ने परत दर परत उसमें हम लोगों ने काम करना शुरू किया और फिर फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जो उसकी फुल प्रूफ सुरक्षा जो से वो जब वो मुतमईन हो गए कि हाँ जो सुरक्षा का जो इन्होंने खाका दिया है, जो प्लान दिया है वो इंश्योर हो जाएगा, तो उन्होंने 1 महीने के लिए पहले पायलट के बेसिस पर कहा कि ठीक है आप लोग शुरू करिए। तो फिर शुरू हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया, तो अभी तक वो चल रहा है। तो वो एक अच्छा मेरे लिए, चूँकि पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा था तो उसमें काम करने में मुझे भी आनंद आया और फाइनली वो नाइट व्यूइंग जो है ताजमहल की शुरू हो गई। कभी ऐसा भी लगा आपको कि गलत प्रोफेशन में आ गए, सुकून के हिसाब से फैमिली को टाइम नहीं देना, या जैसे भी मतलब किसी वक्त को लगा कि शायद इससे बढ़िया तो किसी पीई में काम करते, लंदन में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था ही, पैसे भी ज़्यादा आते, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते, कहाँ ये जिम्मेदारी ले ली है? नहीं, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि हाँ मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि लोगों से जुड़ना मुझे पसंद है, लोगों से जुड़ना मुझे पसंद है। शायद तो साहित्य मुझे वो देख के भी लगता है हाँ, तो साहित्य मुझे इसीलिए वो मौका देता है। तो मैं जहाँ लगता है कि जाने वाला प्लेटफॉर्म है तो उन जगहों पे मैं जाता हूँ और कविता के माध्यम से मैं लोगों से जुड़ता हूँ। कुछ लिटरेचर फेस्टिवल में भी मैं जाता हूँ और प्रशासन भी मुझे उसी रूप में दिखता है कि वहाँ जो आम आदमी है उसकी बातें वहाँ सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे आप हैं और वहाँ अगर आप खुले रूप से सभी से मिलते हैं तो वहाँ जनरली बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो उसमें आपको दिखता है कि कौन सा इसमें मास का मुद्दा है जिस पे अगर काम किया जाए, बिकॉज वहाँ आपके पास समय लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कौन सा मुद्दा है जिस पे अगर काम किया जाए तो शायद मास का ज़्यादातर अधिकांश लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो वो मुझे हमेशा प्रेरित करता है। अच्छा, मैं काफ़ी आपके कई लाइव प्रोग्राम वगैरह भी देखे यूट्यूब के आपके क्लिप्स वगैरह भी देखता रहता हूँ बीच बीच में। मेरी दिलचस्पी आपको जानने में रहती है, तो आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वही देखता हूँ। मैं देखता हूँ आपके प्रोग्राम में यंग लोग आते हैं और जो मैं नॉर्मल सामान्य परिस्थितियों में जो देखता हूँ, मतलब रोज़ाना की चीज़ों में, उसमें मुझे लगता है कि युवा वर्ग जो आपको सुनने जाता है वहाँ पे, जैसे आज तक के फंक्शन में आप जाते हैं तो मुझे ज़्यादातर यूथ ही वहाँ नज़र आते हैं। अच्छा, जब नॉर्मल जगहों पे मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मतलब उल्टा सा है, वहाँ लोग सुनते हैं, बाकी मैं देखता हूँ उनमें बड़ी भारी उदासीनता है युवा वर्ग में। पहले तो इस बात से आप एग्री करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आपके पास आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? देखिए, ऐसा है, जब हमारा दौर था तो उस दौर में हम पढ़ते थे, उसके बाद जो खाली समय होता था या समाज में रहते थे, अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों से मिलते जुलते थे, किसी के यहाँ चले गए, वहाँ बैठ के गप कर रहे हैं, वहाँ बैठ के आप बैठकी में गीत संगीत पे चर्चा हो रही है, या समझ बूझ रहे हैं, नहीं हुआ तो उनके यहाँ 2-4 लोग इकट्ठे हो गए। अब वो हो क्या गया है कि धीरे उस समय और कोई समय बिताने का और कोई साधन नहीं था। आज के दौर में जब आप देखेंगे तो अब ये सोशल मीडिया और तमाम जो चीज़ें हैं ये सब आ गई हैं, तो अब ये उसमें कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि शायद उनको, अब जैसे मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं तो अब भाई आपके पास कोई काम है नहीं अभी,
तो जब तक आप यात्रा कर रहे हैं तो उस बीच में आपके पास मान लीजिए आप मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, तो अब वो उसमें आपको लगता है कि सबसे अच्छा है कि चलो इसी में मैं कुछ कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि आजकल समाज में क्या हो रहा है, तो किसने क्या रील बनाया, तो किसने क्या पढ़ा ये शायद चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो लोगों के साथ जो रिश्ता बनता था वो शायद थोड़ा समय लोग कम बिताने लगे हैं। तो आप जब दूसरों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके यहाँ जाते हैं, वो आपके यहाँ आता है, तो इससे एक रिश्ते बनते हैं। अब शायद वो बच्चे इन्हीं सब चीज़ों में जो युवा है, बच्चों में अवसाद है, लापरवाही है क्या? इसको लापरवाही तो नहीं कहें, क्योंकि देखिए हर जनरेशन जो है पिछली जनरेशन से अलग करता है और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ और नई नई चीज़ें उसके सामने आती हैं। अब आज का दौर है, जो आज के दौर में बच्चे पैदा होंगे वो एआई के बारे में सुनेंगे, एआई पर बातें करेंगे। इससे पहले के दौर में जो 15-20 साल पहले बच्चा जन्म लिया, उसने कंप्यूटर से ही अपनी शुरुआत की, लैपटॉप से शुरुआत की, टैब से शुरुआत की। तो हर दौर में चीज़ें अलग होती हैं और अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे अपने तौर पे जो पुराने जनरेशन है उसको समझते हैं कि ये लोग रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव हैं। हम लोग उनको समझते हैं कि ये ज़्यादा उत्पात मचाते हैं। तो वो एक जनरेशनल डिफरेंस सोच में हमेशा रहता है। भटकाव है क्या? भटकाव तो इसको नहीं कहूँगा, बिकॉज देखिए बच्चे भी उसमें ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे या जब जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें उसमें ढूंढते हैं, काम की चीज़ें। हाँ, तो ऐसा नहीं मैं मानता हूँ कि आज कुछ लोगों के साथ होगा, वो पहले भी कुछ लोग थे जो बुरी संगत में चले जाते थे। अगर आपके पास समय है तो कुछ लोग तो बैठकी में जाते थे, कुछ लोग दूसरी तरफ की बैठकी में चले जाते थे। उसमें भी जाते ही थे, उसमें भी जाते थे, अलग तरह की व्यवस्था थी। तो वो भटकाव उस समय भी था और आज भी है। हाँ, वो कंटेंट शायद बदल गया है। पर ये नहीं मानते कि पढ़ने का रिवाज कम हुआ है? पढ़ने का रिवाज मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए किताबें जो आज की तारीख में आ रही हैं या जो किताबों की संख्या है वो पिछले हमारे दौर में जितनी किताबें आती थी उससे ज़्यादा किताबें आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो उसमें सब बच्चे पढ़ ही रहे हैं और ऐसा नहीं है। अच्छा, पहले हमारे दौर में भी ऐसा नहीं था कि सभी लोग लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे या सभी लोग किताबें ही पढ़ते थे। तो मुझे लगता है कि अब वो परसेंटेज में तो आंकड़ा देखना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। बच्चे आज भी मैं देखता हूँ कि आप विश्वविद्यालयों में चले जाइए, मैं तो इधर दिल्ली में आसपास कभी जाता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे वहाँ पढ़ते लिखते हैं और जो वो काम करते हैं या कभी उनको सुनने जाइए, जो उनके व्याख्यान आदि बच्चों जो जैसे नए लड़के हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो उनको सुनने जाइए तो सुन के लगता है कि ये पढ़ते हैं। तो आप पढ़िएगा नहीं तो वो सब बातें आप न कह सकते हैं न लिख सकते हैं, मतलब फकैती नहीं कर सकते ना आप। हाँ, किताबों में फकैती नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये काफ़ी मतलब मैं आपके विचार निहायत अलग हैं हमारे आपकी उम्र के जो और बाकी लोग हैं उनसे। अच्छा। आप मानते हैं कि वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सकारात्मक विमर्श चल रहा होगा स्टूडेंट्स में भी, यूथ में, जो कि आपकी बातों से लगता है। जी जी, हमें भी ये लगता है कि ये सुनते नहीं हैं, पेशेंस नहीं है, पढ़ते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए जिस पेशे में हम लोग हैं वहाँ मैं देखता हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं पत्रकारिता करके, तो पहले जिन जिन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी रखनी होती थी और उसमें एंट्री के लिए वो एक आवश्यक योग्यता थी, उसके प्रति थोड़ी उदासीनता देखने को मिलती है। अब वो हो सकता है क्योंकि देखिए अब बहुत सी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं उसका विस्तार भी बहुत हो गया है। तो पहले 1-2 टेक्स्ट बुक लोग पढ़ लेते थे तो उसी पे सब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता था। अब तो मुझे लगता है कि आर्टिकल बहुत पढ़ाया जाता है, तो टेक्स्ट बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा समय और वो कॉलेज में होता नहीं है बच्चों का, ऐसा मुझे लगता है। थोड़े बहुत ही एक आध कोई टेक्स्ट बुक पढ़ता है, बाकी तो आर्टिकल से ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। भाई ये वाला जो टॉपिक है ये आर्टिकल है, इसको पढ़ लो। तो शायद वो कारण रहा होगा जिस कारण से ये। अच्छा, कैसा उत्साह रहता है? आप तो अब भाई, क्योंकि आप जब सुना रहे होते हैं, कविताएं सुना रहे होते हैं या जब मंच पे आप होते हैं, तो एक बोल स्पीकर होने के नाते आपका ध्यान अटेंशन पे और ऑडियंस पे होता है, क्योंकि अगर 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए भी अगर अटेंशन खत्म हुआ तो आपसे लोग बोर होने लगेंगे। तो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनमें उत्साह और कौतूहल कैसा देखा जाता है नए स्पीकर्स को सुनने के लिए? क्योंकि कई बार तो देखता हूँ मैं ऑडियंस खचाखच भरा रहता है। देखिए ऐसा है, वो
जो क्योंकि audience- आपने बड़ा थर्मामीटर लगा के देखा होगा, हाँ जी। क्योंकि आपको परफॉर्म भी करना होता है वहाँ पे। जी, जो बच्चे होते हैं तो आप वो बेसिकली एक लाइव ऑडियंस है, वो लाइव ऑडियंस है। तो आपको वहाँ देखना है कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं और उसको किस रूप में पेश किया जाए। हाँ, और आपके पास बहुत चीज़ें होती हैं सुनाने के लिए, बट अभी जो उनका मूड है, माहौल है, वो क्या सुनाना आपको चाहिए या वो क्या सुनना चाह रहे हैं, वो जज करना एक मतलब वो एक कला है। मतलब वो आपको मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को वो कला आती है जो लोग मंचों पे जाते हैं। तो एक तो वो महत्वपूर्ण होता है कि उस समय उनका मूड क्या है, फिर वो किसी पुरानी व्यक्ति को सुन के फिर आपके पास जब पहुंचते हैं तो एक वो ट्रांजिशन होता है। हाँ, कंपैरिजन भी करते हैं और ट्रांजिशन भी होता है। अब पहले मान लीजिए किसी ने हास्य सुनाया, तो हास्य से फिर आपको रोमांस में लाना है, तो वो एक ट्रांजिशन होता है। तो अब वो धीरे धीरे आप मंच पे जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि उनको कैसे धीरे धीरे उस तरफ मोड़ना है। तो बट मुझे तो उनके साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो सामने दिखता है। जब आप उनकी आंखों में देखते हैं बातें कह के, तो वो रिएक्शन दिखता है और वो उनकी शाबाशी में या उनकी तालियों में वो एक्सप्रेस होता है, झलकता है। हाँ, एक्सप्रेस होता है, आवाज़ से पता चल जाता होगा। जी। जी। एक और चीज़ बड़ी मेरा मन कर रहा था आपसे पूछूं कि आपकी सर्विस में जो नए लोग आ रहे हैं, काबिल तब भी आते थे, काबिल अब भी आ रहे होंगे, तो जो नए सर्विस में जो लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग, उनके लिए क्या जो चैलेंजेस हैं वो आप लोग के वक्त से थोड़ी अलग है, ज़्यादा है, या ज़्यादा डेंजरस है अब डील करना पब्लिक में? देखिए, जैसे समाज जैसे जैसे नई चीज़ों की तरफ बढ़ता है, ये तो एवोल्यूशन है, जनरली समाज का एवोल्यूशन ही होता है। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है तो एवोल्यूशन में नई नई समस्याएं आती हैं और उसके समाधान के जो तरीके होते हैं, प्रोसेसेस जो हैं वो भी बदलते हैं। और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है आज की तारीख में। और दूसरा मुद्दा जो यहाँ महत्वपूर्ण है कि आपके पास आज की तारीख में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जनता की, उसके समाधान के लिए आपको बड़ा मतलब यू आर ऑलवेज अंडर देयर आइज 24 आवर्स। मतलब पहले तो आप देखे होंगे उस दौर में टेलीविज़न और छोटे मोटे एक आध चैनल होते थे, तो उन जगहों पे जहाँ पे घटना हो रही है या जहाँ कोई मुद्दा ज्वलंत है, वहाँ पहुँचने में कई बार उनको कई घंटे कई दिन लग जाते थे। आज की तारीख में कोई पहुँचे ना पहुँचे, वो कैमरा कोई भी व्यक्ति शूट करके और किसी को भी शेयर कर सकता है। तो ये सब नई नई चीज़ें आ गई हैं। अब आपके पास टेक्नोलॉजी भी है कि बहुत मोबाइल फ़ोन का विस्तार हो गया। आप कहीं से किसी को तुरंत कनेक्ट करके अगर समाधान के रास्ते पे जा रहे हैं तो वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। आप मास को, आप वहाँ हैं नहीं हैं, मास को आप एड्रेस कर सकते हैं, उनकी बातें वहाँ से आप सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पहुँच पाएँ। कई बार आप ऐसी जगह होते हैं जहाँ से समस्या जहाँ है वहाँ पहुँचना मुश्किल है, तो अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो उनसे बात भी कर सकते हैं। तो वो दौर जो हमारे समय में था, आज के बहुत फ़र्क है। कोई पोस्टिंग जिसको आप जब सोच के नॉस्टैल्जिया फील करते हैं तो मेलांकली में चले जाते हैं? वो मतलब कई जगहों पे कई अलग अलग चीज़ें हैं जो मतलब आपको लगता है कि आपने शायद कुछ अच्छा सोचा, अच्छा हुआ। तो अब जैसे मुझे याद है कि मैं गाजीपुर में था उस समय चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर CDO। तो मेरा काम विकास से जुड़ा हुआ था। तो SDM के बाद हम लोग वहाँ उत्तर प्रदेश में CDO बनते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो उस समय फिर मैं काफ़ी ज़्यादा घूमता था और सामान्य तौर पे जो प्रधान थे वही हमारे बेसिकली स्टेक होल्डर थे। तो उनके साथ हमारा मिलना जुलना और खाना पीना खूब होता था और बड़ी अच्छी टीम वहाँ हम लोग की बन गई थी। तो उनमें से कुछ लोग मिलने आते हैं अब भी? जब हम मध्यांचल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में थे तो वहाँ एग्रीकल्चर फीडर सेपरेशन की बात हम लोगों ने की थी 2012 में। हाँ, तो फिर उसके बाद आगरा में मैंने आपको बताया वो ताजमहल का जो रात में खोला जाना है,
वो एक मतलब सुकून देता है कि फिर मैं सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन था उत्तर प्रदेश में, तो उस समय हम लोगों ने ये जो शिक्षकों का जो स्थानांतरण होता है वो बहुत ही मतलब बड़ा, हाँ, तो उसके लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया था जिसके माध्यम से वो अपनी एक प्रेफरेंसेस भर देंगे, फिर उसमें कई चीज़ें थी कि आप घर से कितनी दूर है, क्या है, और भी तो अलग अलग क्राइटेरिया उसमें डाल के, ताकि उसको एक ट्रांसपेरेंट, हाँ, उसको भी पता रहे कि भाई मुझे कहीं घूमने फिरना नहीं है। क्योंकि मुझे एक्चुअल में हाँ अभी एक वाकया याद आ गया गाजीपुर का जी। मैं जब वहाँ था तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बड़ी समस्याएं होती थी, वो दोनों तरफ से, मतलब प्रशासन की तरफ से भी और शिक्षकों के तरफ से भी। तो मुझे एक बार ये स्ट्राइक किया कि क्यों नहीं हम इसको एक आमने सामने उनको बुलाएं और एक क्राइटेरिया बना के और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी जाए। तो जो मैं अभी आपको सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन वाली बात कह रहा था, तो इस तरह का एक प्रयास में जब गाजीपुर में था तो हमने किया और मैंने निकाल दिया कि भाई ये हमारी वैकेंसीज़ है और ये क्राइटेरिया होगा, जो लोग विकलांग होंगे उनको सबसे पहले हम सुनेंगे, फिर जो उसके बाद बीमार होंगे, फिर हस्बैंड वाइफ होंगे, फिर इस तरह से धीरे धीरे, तो आज उनका नंबर है तो कल उनका दूसरे वाले का नंबर है और आपको वैकेंसी रोज़ वहाँ दिख जाएगी, और जो हमने आपको ऑप्शन दिया उसमें से जो बोला हमने वहीं भर दिया तो वो लॉक हो गया, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया और अगले दिन जो ट्रांसफ़र हम कर देते थे उसको अखबारों में दे देते थे छपने के लिए। तो अखबार वालों को भी बड़ा अच्छा लगता था कि तो इसके कारण हमारे अखबार की बिक्री बढ़ेगी तो वो फ्री में छाप देते थे। अच्छा, मुझे कोई उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता था। तो अच्छा, ये उनको पहले भरोसा नहीं हुआ कि शायद ऐसा हो सकता है। तो पहले दिन जब आए और उस तरह से हमने करके और वो लिस्ट दे दी, उन्होंने छाप दिया, तो अगले दिन फिर जिसका नंबर था वो जिन कैटेगरी वाइज बारी बारी से बुलाया गया था। तो ये लगभग 3-4 दिन चला और ये इससे बड़ा फ़र्क पड़ा। तो उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह जी, तो उस समय हमारे यहाँ औचक निरीक्षण में आए थे, मुझे अभी याद आ गया वो वाकया। तो उन्होंने बड़े दूर दूर तक जाके स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति चेक की और उन्हें शिक्षक हर जगह उपस्थित मिले। तो उसके बाद आके जो बेसिक शिक्षा अधिकारी थे उनको उन्होंने बड़ी प्रशंसा की और प्रशस्ति पत्र दिया। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ है। तो ये रीज़न यही था कि हमने शिक्षकों को उनके चॉइस के हिसाब से और जो उपलब्ध वैकेंसीज थी उसके आधार पर उनको पोस्ट कर दिया था। तो उससे ये होता था कि वो वहाँ जहाँ चाह रहे थे उन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन उनको मिल गया था, तो टीचर वहाँ जाते थे पढ़ाने के लिए। तो यही चीज़ मुझे जहन में थी। तो मैं जब प्राइमरी मतलब बेसिक शिक्षा में जब सेक्रेटरी हुआ तो मैंने फिर वही ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वो चीज़ की थी। तो एक वो याद रहता है। उसके बाद अभी हाल के समय में मैं जम्मू कश्मीर में 2 साल था थोड़े दिनों के लिए। तो वहाँ पे अमरनाथ जी की यात्रा में हमने यात्रियों की जो यात्रा है वो सुखद हो और हम उसको जितना टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बना सके उसमें हमने काफ़ी कोशिश की। चाहे वहाँ RFID देना हो उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि हम देख सकें कि हमारा जो फलां टूरिस्ट है, आधार कार्ड के आधार बेसिस पर हम देते थे उनको, तो हम उनको जान सके कि वो कौन से जगह पे पहुँचे हैं। मतलब ऐसी व्यवस्था वहाँ हम लोगों ने बनाई थी कि जो CEO होते हैं श्राइन बोर्ड के, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के, तो उसमें से लाइव जो कैमरे लगे हुए थे पूरे ट्रैक पे, तो उन कैमरों से PTZ कैमरा जो लगा था उससे हम यहाँ से देखते थे कि पूरी यात्रा कैसे चल रही है। तो दोनों तरफ से यात्राएं चलती हैं, पहलगाम से भी चलती हैं और बालटाल से भी चलती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ हम लोगों ने की थी जो उनके। फिर जम्मू कश्मीर में मैं फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल को भी हेड कर रहा था। तो वहाँ फिल्म पॉलिसी नई लाना, फिल्मों की शूटिंग वापस लाना, सिनेमा हॉल्स फिर से खोलना वहाँ, ये सब चीज़ें मतलब सुकून देती हैं। ये अर्थशास्त्र आपका पहला प्यार है क्या? हाँ, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। चूँकि देखिए वो ह्यूमन माइंड को
समझने की कोशिश करता है, मतलब ह्यूमन माइंड को समझने की कोशिश करता है कि आखिर लोग अभी क्या प्रेफर कर रहे हैं, मतलब वो क्या उनका बिहेवियर है। हाँ, तो उस हिसाब से आजकल मतलब ये तो जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें अब मेरा उससे जुड़ाव इसलिए भी हो गया है कि बिहेवियर को देखना है और पब्लिक पॉलिसी से भी हम ताल्लुक़ रखते हैं। तो बिहेवियरल पब्लिक पॉलिसी जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया मुझे लगता है। मैं 1 साल के लिए सरकार ने मुझे वहाँ लंदन स्कूल भेजा था उस समय तो मैंने वहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ा, बिहेवियरल पब्लिक पॉलिसी, और मुझे अभी भी मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, उस पर जो किताबें हैं। और सरकार की नीतियों के बनाने में और उसके लागू करने में जो बिहेवियरल पब्लिक पॉलिसी से जो कुछ मैंने सीखा, जो भी इंसाइट्स मुझे रहते हैं, मुझे वो बहुत काम आता। तो लेखन का समय कैसे निकालते हैं? लेखन के लिए बड़ा अच्छा आपने किया, इसके लिए कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, क्योंकि ज़बरदस्ती में लिखता नहीं हूँ। मतलब कविता जो है वो कई बड़े लोगों ने कहा है, चाहे वो शायर हों या कवि हों, तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि कविता उतरती है। हाँ, मतलब हाँ, वो उतरती है। तो मैं ज़बरदस्ती कभी नहीं लिखता हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ अब उतरने की स्थिति है तभी मैं लिखता हूँ। तो इसलिए मुझे कभी वो दुरूह नहीं लगता है। हाँ, बट जितनी देर वो उतरने का कार्यक्रम चलता है उतने देर तो फिर आप अलग होते हैं। हाँ, फिर आपको वो पूरा उस समय कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। आपके सर्विस में जो लोग आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अभी भारत सरकार में आना चाहते हैं, और क्योंकि आप उस सर्विस में जहाँ पे मैक्सिमम इंटरफेस आपका होता है कॉमन मासेस से, उन बच्चों के लिए क्या परामर्श देंगे आप? देखिए, हम अभी मतलब इस भौतिकवादी युग में जब वहाँ जाना और फिर एक टेम्पटेशन है सर्विस का, पावर में या जैसे भी उसकी व्याख्या कर लीजिए, तो वो सब रहता है। तो कहाँ रेस्ट्रेन करना है, कहाँ पे ओवर रीच करना है, ये बड़ा उस एज में एक ना चैलेंज बना हुआ रहता है बच्चों के बीच जो नए सर्विस में आते हैं। तो उसको कैसे परामर्श देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारा देश जो है वो ऐसे जगह पे है जहाँ से हम लंबी छलांग लगाने की स्थिति में आ गए हैं। अब हम विश्व में तीसरी बड़ी लगभग अर्थव्यवस्था है। तो अब यहाँ से आगे की जो यात्रा है अगले 20-25 सालों की, उसमें हमें जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम बड़ा होना चाह रहे हैं, और ये जितने लोग हैं ये सब इसको देखेंगे और इसको करेंगे कि हम बड़ा कैसे हो रहे हैं। और जो हमारा गौरव था, हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, शायद हम उसको फिर से वापस पाएंगे। तो उस प्रोसेस में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो, क्योंकि अब आपको वो एक जंप करना है। मतलब विकास की यात्रा में यू हैव टू टेक ए जंप, बिग जंप। तो वो जंप जो है वो मतलब एक ट्रेंड को, जंप हमेशा ट्रेंड को ब्रेक करता है। मतलब आप उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं। जंप हमेशा लिफ्ट करेगा, ट्रेंड ऐसे चलेगा, जंप ऐसे लिफ्ट करेगा। तो वो करना है। अगर आप सर्विस में आ रहे हैं तो आपको बड़ी सारी मतलब आपको आपकी सोच, आपके काम करने के तौर तरीके, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, और ये खासकर जो दौर आ रहा है एआई का और इन सब का, तो इन सब को समावेश करते हुए आपको आगे जाना होगा। तो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना लिखना, मतलब इट इज़ ए बिग ब्लेंड ऑफ मैनी थिंग्स विच यू रिक्वायर। तो अगर आप आ रहे हैं इस सर्विस में, हर दौर में इस सर्विस में चैलेंजेस रहती हैं। पब्लिक कनेक्ट और थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है क्या? ऑफ कोर्स हाँ, ऑफ कोर्स बढ़ाने की। देखिए, ऐसा हम पब्लिक सर्वेंट, प्राइमरली तो हम पब्लिक सर्वेंट हैं। तो अगर हम ऑफिस में बैठ गए तो फिर पब्लिक सर्वेंट में से पब्लिक हटा दीजिए, फिर तो ऑफिस सर्वेंट होगा ना। तो मेरा ये कहना है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं तो पब्लिक से हमारा कनेक्ट हमेशा होना चाहिए। हम उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए जीते हैं, मरते हैं, जो भी आप उसको कहना चाहें। तो पब्लिक से तो आपको जुड़ना पड़ेगा। और आप जब भी मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं या कहीं बोलने जा रहे हैं, तो वहाँ तो पब्लिक आपको मिलती है जो आपको अलग अलग सैंपल है
तो समाज का वो तबका क्या सोच रहा है, समाज का ये तबका क्या सोच रहा है, क्या कॉमन स्टैंड है, ये सब चीज़ें तो आपको पब्लिक से जुड़ने पे पता होती हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको पब्लिक अट्रैक्ट करती है तो इससे बढ़िया और आपके लिए नौकरी और भी होंगी, बट अगर पब्लिक अट्रैक्ट करती है और लगता है कि उनके लिए कुछ हमें करना चाहिए, तो ये आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप आइए, उनके साथ जुड़िए, उनकी बातों को समझिए। पहले ये आसान नहीं है, उनकी सोच को समझिए, बिकॉज हर एक प्रॉब्लम एक इकोसिस्टम में होता है। तो उस इकोसिस्टम में उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा, वही प्रॉब्लम दूसरे इकोसिस्टम में होगा तो उसका सोल्यूशन दूसरा होगा। हाँ, ये बहुत मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग या इस तरह की बातें इसीलिए की जाती हैं कि वो क्या यहाँ वाली चीज़ वहाँ रिवर्स इंजीनियर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं जो पब्लिक पॉलिसी, बिहेवियरल पब्लिक पॉलिसी की बात कर रहा था, इन सब का रोल बहुत होना है। और आपको कब क्या बोलना है और कितनी मात्रा में बोलना है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये भारत सरकार के लोग अच्छी तरह जानते हैं। हाँ हाँ, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नए बच्चों के। इसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग होती होगी कि कब बोलना है और कितना बोलना है। ट्रेनिंग भी होती है और धीरे धीरे आप सीख भी जाते हैं कि हाँ कब नहीं बोलना है, कब मुस्कुरा देना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किसके क्वेश्चन को नहीं एड्रेस करना है, किसके क्वेश्चन को एड्रेस करना है। तो चूँकि अब आप पब्लिक से डील कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे आप जितने पब्लिक के करीब रहिएगा उतनी अच्छी तरह से आप उसके बिहेवियर को समझिएगा। आप जितना ऑफिस में बैठिएगा उतना ज़्यादा आप दूर होइएगा, फिर आपको परेशानी होगी कनेक्ट करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।